नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के दिन में एक बज़वर्ड बन चुका है और ज़्यादातर एक्सपर्ट और एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में ईवी इंडिया में ही नहीं लेकिन ग्लोबली ऑटोमोबाइल सेक्टर को डिसरप्ट करने वाली यानी उसमें एक बहुत बड़े चेंजेस लाने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ईवी के सेक्टर का, एक एक ईवी के वैल्यू चेन के कंपोनेंट को समझेंगे और आपको हर एक चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। उसके बेसिस में हम लॉजिकली एक स्टॉक का जो हमारे लिए बेस्ट है 5 या 10 सालों के लिए वो सेगमेंट से कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप इसकी एक एक बात सुनेंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन केस स्टडी एनालिसिस लर्निंग के लिए बन जाएगी कि कैसे हम एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री का एनालिसिस करके उसमें से लॉजिकली बेस्ट स्टॉक का चयन कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का एनालिसिस करके उसके भी बेस्ट स्टॉक का चयन करने का तरीका सिखाएंगे। तो ऐसे ही इनवैल्यूएबल इंसाइटफुल वीडियोस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रियल टाइम में हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं एक्साइटिंग जर्नी। दोस्तों इस वीडियो में हम 3 चीज़ की बात करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या एक ईवी से डिसरप्शन हो सकता है और डिसरप्शन होता कैसे है, और दूसरा बात करेंगे ईवी के कंप्लीट वैल्यू चेन क्या क्या है, क्या सेगमेंट है और वो सेगमेंट में हमारे लिए क्या बेस्ट सेगमेंट है एज वेल एज उसका क्या बेस्ट स्टॉक लंबी अवधि के लिए हो सकता है। दोस्तों जब हम डिसरप्शन की बात करते हैं तो आज के दिन में हमको याद आता है एक नाम जो है मिस्टर टोनी सेबा। इनके प्रेजेंटेशन से मैंने यहाँ कुछ स्लाइड दी है और बहुत ब्रीफली आपको मैं उनका जो डिसरप्शन का व्यू है वो समझाऊंगा। दोस्तों ये 1900 की न्यूयॉर्क सिटी की फ़ोटो है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स था वहाँ वो टाइम में वो था मेनली हॉर्स कार्ट। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ हॉर्स कार्ट इधर अवेलेबल है। आपको कोई भी कार देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक कार इसमें दिख रही है। और 13 साल के बाद 1913 में अगेन न्यूयॉर्क सिटी का फ़ोटो लिया गया और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों ये सभी कार्स है। आपको यहाँ हॉर्स कार्ट नहीं मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक हॉर्स कार्ट यहाँ नज़र में आएगा। तो दोस्तों डिसरप्शन इतना जल्दी और ये स्केल पे होता है। अभी हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल और फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल से जो चलते हैं वो व्हीकल में अंतर क्या है और उसके कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं। दोस्तों ये एक फॉसिल फ्यूल यानी जब भी मैं अभी फॉसिल फ्यूल बोलूँ तो वो पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल है। दोस्तों ये कार ली है, इसमें बॉडी होती है, उसके चेजिस होते हैं, चेजिस यानी कार का बॉटम पार्ट होता है। दोस्तों कोई भी व्हीकल को मूव करने के लिए जो फंडामेंटली ज़रूरत है वो उसके टायर को, ये रहा टायर्स, उसको रोटेशन एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक फॉसिल फ्यूल में ये काम होता है, फ्यूल की टैंक से इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल जाता है उससे, यानी ICE बोलते हैं दोस्तों, आइस बोलेंगे हम आगे वीडियो में। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी फ्यूल आप लेके जाते हैं उसका 70 to 80% हिस्सा आपका बर्निंग में चला जाता है और ओनली सिर्फ 20% आपका जो उसकी एनर्जी है वो हिस्सा काम आता है ये टायर को रोटेट करने में। यानी इनकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है 20%। तो यही चीज़ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखेंगे। तो सेम बॉडी पार्ट और चेजिस के अलावा इसमें होते हैं एक बैटरी पैक। ये बैटरी पैक दोस्तों लिथियम आयल की अबाउट 7000 बैटरी यानी सेल से बनते हैं। ये सेल्स कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे आपके कैमरा में भी आपने लिथियम आयन के रिचार्जेबल सेल्स देखे होंगे, उसको ही कनेक्ट करके जोड़ के बनाया जाता है। और ये बैटरी की एनर्जी इसकी ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ट्रेन से DC में कन्वर्ट होके मोटर के द्वारा रोटेशन एनर्जी से टायर में पहुंचती है। इसमें जो एफिशिएंसी होती है वो है 90%, यानी जितनी बैटरी में एनर्जी स्टोर की है उसकी 90% टायर को रोटेट करने में यूज़ में आती है। दोस्तों आई होप आपको पता चल गया अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट और फॉसिल फ्यूल व्हीकल के कंपोनेंट क्या क्या है। दोस्तों मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिक कार बहुत सस्ती रहती है क्योंकि एक ICE इंजन वाली कार में 2000 से भी ज़्यादा मूविंग पार्ट है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ 18 मूविंग पार्ट है, यानी 100 गुना से भी कम मूविंग पार्ट है। तो इसके लिए इसकी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम मेंटेनेंस की वारंटीज भी टेस्ला जैसी कंपनी देती है।
दोस्तों हमने कंप्लीट एनालिसिस सेक्टर का कर दिया, तो हमको नेचुरली लगेगा तो फिर हमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये आप अगर बारीकी से एनालिसिस करेंगे तो इसमें कुछ रिस्क है। मैं आपको बताता हूँ क्या रिस्क है। दोस्तों जैसे पहला कि आज के दिन में अफोर्डेबल कार इंडिया में ईवी के लिए अवेलेबल नहीं है जो एफिशिएंट है, राइट। जो आइस इंजन में है उतनी एफिशिएंट कारें ईवी मॉडल में वो प्राइस में अवेलेबल नहीं है। तो आज के दिन के लिए ईवी के स्टॉक को चूज़ करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और जैसे मैंने मेरे 7 हैबिट्स वाले वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट में आपको आपका रिस्क ज़्यादा मैनेज करना है और लॉस ना हो ऐसा देखना है, तो अपने आप प्रॉफिट हो ही जाएगा। दोस्तों दूसरा है कि अगर आपको ईवी के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। आप पर्टिकुलर एक ही घोड़े पे अपनी बेट लगा रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी रिस्क की ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा है कि बैटरी की टेक्नोलॉजी में आज के दिन में काफ़ी इनोवेशन चल रहे हैं। एक सॉलिड स्टेट बैटरी और बाकी मटेरियल से जो बैटरी बनती है लिथियम आयन के ऑल्टरनेटिव में, वो भी बहुत इनोवेशन चल रहे हैं। तो अगर ये चेंज होती है, सब्सटीट्यूट हो जाती है, तो कार की भी डिज़ाइन में काफ़ी मॉडिफिकेशन आ सकते हैं, तो उनके प्लांट में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं। तो जब तक ये चीज़ें फिक्स नहीं होती है तब तक हमको लगता है कि ईवी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना एक थोड़ा ज़्यादा रिस्की बेट होगा। तो नेचुरली हमको लगेगा कि अगर ईवी स्टॉक में हम नहीं कर सकते हैं तो उसके कंपोनेंट में हम के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि उसके कंपोनेंट में कॉस्ट क्या लगती है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, ये एक ओपन सोर्स में अवेलेबल पेपर है बाय ucadvis.edu वेबसाइट पर, और इसमें कॉस्ट कंपोनेंट दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के। और यहाँ आप देख सकते हो कि इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक कार में 50% जितनी कॉस्ट बैटरी की होती है और बाकी 50% अदर कंपोनेंट की होती है। तो नेचुरली हमको लगता है कि अगर 50% बैटरी की कॉस्ट है तो क्यों ना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के इंडियन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों हमने ये भी कर लिया और आपके सामने मैं रखता हूँ एक छोटा सा एनालिसिस। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, इधर ग्लोबल जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के जायंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके प्रॉफिट को उनकी प्लांट कैपेसिटी से कंपेयर किया है। तो आप देख सकते हो LG Chem कोरिया और CATL चाइना, ये दोनों कंपनी बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल पे बैटरी लिथियम आयन की बैटरी बनाती है। तो दोस्तों इनका आप नेट प्रॉफिट 2 साल का कंपेयर करेंगे तो ऑन एन एवरेज $17 मिलियन पर गीगावाट आवर बैटरी प्लांट, यानी करीब 130 करोड़ रुपीस पर एनम पर गीगावाट प्लांट की कैपेसिटी में प्रॉफिट होता है। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल टाटा केमिकल जैसा प्लेयर 10 गीगावाट आवर का उन्होंने अनाउंस किया है कि वो प्लांट रखेंगे लिथियम आयन बैटरी बनाने का। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो अभी तक टाटा केमिकल्स नया प्लेयर होगा, उन्होंने कभी लिथियम आयन बैटरी बनाई नहीं है, प्लस इनका जो अभी कैपेसिटी है उससे भी ये 5 गुना कम है। दोस्तों बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप सबसे बड़ा प्लांट लगाते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करते हो, तब आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। तो अगर ये छोटा प्लांट लगा रहा है इनके कंपेयर में, तो इसका हम एज्यूम करते हैं कि जो इन जायंट को ऑलरेडी एस्टैब्लिश है उनको जो प्रॉफिट होता है उससे 60% प्रॉफिट पहले 3-4 साल में होगा टाटा केमिकल को। तो ये आता है अबाउट 1 करोड़ यानी 70 करोड़ पर गीगावाट, यानी 750 करोड़ पर एनम। अगर 10 गीगावाट का प्लांट लगाते हैं तो टाटा केमिकल का पर ईयर प्रॉफिट हो सकता है 750 करोड़ पर ईयर। तो टाटा केमिकल का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 2000 करोड़ है, उससे 35% इंक्रीज हो सकता है प्लांट लगाने के बाद, यानी 3 साल के बाद, जो होता है सिर्फ 11% का एवरी एनुअल CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न। दोस्तों हमको लगता है कि आज का दिन में फ्यूचर इंडस्ट्री में 11% का रिटर्न बहुत ही अच्छा नहीं होगा है। दोस्तों यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ना हम अमर राजा बैटरीज या एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में काम करें। तो आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये कोई भी लिथियम आयन बैटरी आज के दिन में नहीं बनाती है, और वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अलग है जो लोग लीड बैटरी या लेड बैटरी बना रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों कि इनका कोई भी अलायंस ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेजर के साथ नहीं है। जैसे पहले अमर राजा इंडस्ट्री का जॉनसन कंट्रोल के साथ एक JV था, जापान की कंपनी थी, लेकिन आज का दिन में वो टूट गया है और उनको कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर रिलायबल नहीं मिल रहा है। और दूसरा दोस्तों इनका प्लांट बहुत बड़ा नहीं होगा तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ग्लोबल प्लेयर के सामने एडवांटेज नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा टिक पाना। दोस्तों ये भी फैक्टर है जो बैटरी मैन्युफैक्चरर में इन्वेस्ट करने के लिए हमको रिस्क ज़्यादा दे रहे हैं। दोस्तों अभी हम क्या इन्वेस्ट किस में करें?
दोस्तों ये एक चीज़ हो सकती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक कार में आपको बताया कि जो बाकी कंपोनेंट है वो 50% वैल्यू के है, और वो बाकी कंपोनेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार सेंसर, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के फीचर, डीसी कन्वर्टर, वायरिंग। नेचुरली इलेक्ट्रिक कार में वायरिंग ज़्यादा चाहिए नॉर्मल कार से, तो उसके भी सेल्स बढ़ने वाले हैं। और ऑफकोर्स आज की कार में जो देखने को मिलता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक ऑटोमेटिक GPS, ऑटोमेटिक कॉलिंग एट्सेट्रा सिस्टम। दोस्तों ये सभी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, और हम देख लेते हैं कि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर में मेजर प्लेयर क्या है। आप देख सकते हैं इधर है मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, OEM और मिंडा कॉरपोरेशन। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मिंडा कॉरपोरेशन आपको यहाँ दिखेगा कि ऑलमोस्ट जो EV को चाहिए वो सभी कंपोनेंट बनाता है, इसलिए हमने इनकी डिटेल में असेसमेंट की, उनके रिपोर्ट की। तो दोस्तों ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी, और आज का दिन में करीब 2500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और इन्होंने रिसेंटली एक EI लैब करके भी स्टार्टअप है उसको एक्वायर किया है, जिसमें ऑलरेडी EV के कंपोनेंट के ऑर्डर उनको ऑलरेडी मिलने लगे हैं दोस्तों। और हमने देखा कि इनका जो क्लाइंट बेस है वो एक्सेप्शनल है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी सेक्टर में जाइए, 2 और 3 व्हीलर में जाइए, पैसेंजर व्हीकल में जाइए, OEM में जाइए, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, आप बड़े बड़े सभी इनके क्लाइंट हैं, जैसे फोर्ड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, मर्सिडीज़ बैंड, टाटा मोटर्स, आप कोई भी देख लीजिए दोस्तों, बॉश, आप यहाँ देखिए अशोक लेलैंड, वॉल्वो, ये सभी इनके क्लाइंट है दोस्तों। यानी बहुत ही बढ़िया क्लाइंट बेस है। और हमने देखा कि एक क्लाइंट में उनका 10 to 15% से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है दोस्तों। और इनका जो बिज़नेस है वो 4 वर्टिकल है, मैकाट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमने बताया, IoT, आफ्टर मार्केट, यानी गाड़ी का सेल होने के बाद जो इसमें एसेसरीज या स्पेयर पार्ट लगते हैं वो सभी इसमें है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है। तो अभी इसका हम दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये कंपनी ने 2 क्वार्टर पहले एक लॉस पोस्ट किया था, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी यूरोप में थी जो लॉस मेकिंग थी, और इसका इन्होंने बैंकरप्सी नोट की थी, और इनका पूरा इम्पेयरमेंट यानी वैल्यूएशन का लॉस हुआ था। लेकिन उसके बाद आप Q2, Q3 में देखेंगे तो उनके प्रॉफिट होने लगे हैं, और ये मिलियंस में फिगर है दोस्तों। तो 25 करोड़ का प्रॉफिट है Q2 में FY21 में, उसके बाद 50 करोड़ का 495 मिलियन यानी 49.5 करोड़, करीब करीब 50 करोड़ का प्रॉफिट है। लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट दोस्तों इन्होंने पोस्ट किया है, वो भी पेंडेमिक के तुरंत बाद। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हमको लगता है ये प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो भी पार्ट बनाती है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ही ज़्यादा योग्य है। और एक कार में जो फॉसिल फ्यूल कार में उनके कंपोनेंट लगते हैं उनसे ज़्यादा कंपोनेंट EV में लगेंगे, यानी नेचुरली सेल उनकी बढ़ जाएगी। तो 150 करोड़ पर क्वार्टर इनका प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यानी अगर इसी को मैं प्रोजेक्ट करूँ तो करीब करीब 150 से 200 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट हो सकता है, जो लास्ट साल में 100 करोड़ था। दोस्तों दूसरा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके उसके सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करते हैं। दोस्तों ये मैंने क्या किया है कि नेट प्रॉफिट में ये सेक्टर में मिंडा कॉरपोरेशन के जो भी कंपटीटर है उनके प्रॉफिट और मार्केट कैप को कंपेयर किया है। देखो दोस्तों जैसे मदरसन सुमी का 540 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है और उसका मार्केट कैप है करीब 69,000 करोड़, यानी 130 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मार्केट कैप है। आप बाकी भी कंपनी वेबको, मिंडा इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टैंक अगर ये कंपेयर करेंगे तो ये कम से कम एटलीस्ट 40 टाइम होते हैं दोस्तों उनके नेट प्रॉफिट के मार्केट कैप। तो मिंडा कॉरपोरेशन आप कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ 15 टाइम्स ही मार्केट कैप है, यानी अभी भी इसमें 2.5 to 3 टाइम्स इजाफा होने की संभावना ऑलरेडी है। दूसरी अच्छी बात दोस्तों ये है कि मिंडा ने ऑलरेडी उनकी लॉस मेकिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, सब्सिडरी यूरोप में MKTSNN को ऑलरेडी बैंकरप्ट किया है, तो अभी ज़्यादा लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हमने मैक्रो लेवल में देखा, बिजनेस फंडामेंटल में देखा कैसे मिंडा कॉर्प अपने को एक प्रॉमिसिंग प्ले लग रहा है। जब में दोस्तों हम करते हैं नेचुरली कि MBT यानी मैक्रो लेवल एनालिसिस, बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, तीनों का हम एनालिसिस करके जब ये एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देते हैं तभी हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों हमने M कर दिया, B कर दिया, अभी T की बारी है। दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, आप यहाँ देख सकते हो। मैंने 5 साल का वीकली बेसिस का, क्योंकि हम लंबी अवधि में निवेश करने की सोच रहे हैं, ये चार्ट निकाला है। आप यहाँ देख सकते हो जब भी इसने एक हायर हाई
राइट, लो का पैटर्न बनाया है, तब इसने एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया है। अगर आप देखेंगे इधर दोस्तों तो इसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है हायर लोस एंड हायर हाई, सेम पैटर्न हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। दोस्तों स्टॉक में कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो चार्ट पैटर्न को हमेशा बैक ट्रैक करके देखिए कि वो चार्ट में ऐसी पैटर्न पहले हुई तब क्या हुआ था। दोस्तों यहाँ एक क्लियरली हमको विजिबल हो रहा है कि ये पैटर्न यहाँ बन रही है और हायर जाने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि अभी का जो क्वार्टर है उसमें उसने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो इसका अगर लाइफ टाइम हाई शेयर प्राइस देखेंगे तो वो है अबाउट 230 रुपीज़। हमको लगता है कि 1 से लेके 2 साल में ये लाइफ टाइम हाई पर पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, तो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों। तो आने वाले 2 से लेके 3 साल में ये डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। और हमने फंडामेंटली देखा दोस्तों, टेक्निकली भी इसको देखा, टेक्निकल फंडामेंटल को कंबाइन किया, तो इससे हमको लगता है कि मिंडा एक बढ़िया प्ले हमको देखने को मिल सकता है। तो जो पॉइंट समराइज करते हैं दोस्तों के फेवर में जाते हैं मिंडा कॉरपोरेशन के, वो है हाईली डाइवर्सिफाइड क्लाइंट, क्योंकि उसने हमने देखा काफ़ी क्लाइंट है, बेस्ट OEM से लेके कार मेकर। जो EV आएगी तो उनके स्पेयर पार्ट एक कार में जितने जाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा जाने की संभावना है। इनका एक्विजिशन जो अभी हुआ है EI लैब का, उससे उनको IoT और कार कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी ऑर्डर मिलने लगे हैं दोस्तों, और ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद इनका जो पर कार कंटेंट है वो 5 टाइम्स ज़्यादा जाएगा EV में। और ऑलरेडी लॉस मेकिंग सब्सिडरी KSTN को इन्होंने बैंकरप्ट बंद कर दिया है, तो इससे भी इनको ज़्यादा लॉस अभी होने की संभावना कम है। तो आई होप दोस्तों आपको एक कंप्लीट एनालिसिस कैसे हम सेक्टर का और स्टॉक का करते हैं वो पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसको आप लाइक करिए, और हमारी चैनल को ऐसे ही इनवैल्यूएबल इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए, और बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करिए, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों जाते जाते मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या सजेशन का नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है जो आपको सिखाता है कि कैसे एक स्टॉक का और फ्यूचर इंडस्ट्री का चयन करना चाहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।